आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं S500 प्रोमेथियस के बारे में, जिसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि S500 का पहला कस्टमर जो है वो भारत बन सकता है। तो आइए इस रिपोर्ट पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या वाकई इंडिया S500 को कंसीडर कर रहा है और क्या वाकई S500 को S400 का सक्सेसर कहना ठीक होगा, और भारत का वो प्रोग्राम जो आगे चल के इस प्रोग्राम को टक्कर देगा उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। रशियन मीडिया ने हाल ही में ये क्लेम किया कि जो रशियन फोर्सेस हैं उनको S500 की डिलीवरी शुरू कर दी गई है, जो कि काफ़ी कैपेबल एयर डिफेंस सिस्टम है और ये रशिया की सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर भी रहा है। वहीं रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि लास्ट ईयर ही ये एक मास प्रोडक्शन में चला गया था और एक बड़ी संख्या में ये रशियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने वाला है। रिपोर्ट्स ये भी क्लेम करती हैं कि इसके एक्सपोर्ट वेरिएंट पे भी काम शुरू कर दिया गया है और जैसे ही इसकी सेल को क्लियरेंस मिलेगी तो सबसे पहले ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये भारत को ऑफर किया जाएगा। उसके बाद वो देश जो S400 को ऑपरेट कर रहे हैं उनको भी इसका जो एक संभावित प्रस्ताव है वो दिया जा सकता है। रिपोर्ट्स पे तो ये क्लेम किया जा रहा है कि भारत में जो S400 एयर डिफेंस सिस्टम है उसको S500 सप्लीमेंट करने का काम करेगा और उसकी इफेक्टिवनेस को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देगा। आपको याद होगा वर्ष 2021 में जब रशियन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर यूरी बोरिसोव भारत आए थे तो उन्होंने भी यही कहा था कि भारत S500 का पहला कस्टमर बन सकता है, क्योंकि ये जो सिस्टम है ये भारत के जो रिक्वायरमेंट है उनको काफ़ी अच्छे से पूरा करता है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि भारत के जो S400 एयर डिफेंस सिस्टम है वो S500 के आने के बाद और भी ज़्यादा लीथल बन जाएंगे, क्योंकि ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये काफ़ी एडवांस है। ये स्टेल्थ फाइटर, 6th जेन फाइटर, एवैक्स, टैंकर या दूसरे जो एरियल प्लेटफॉर्म्स हैं उनको ईजिली मार गिराने में सक्षम है। अच्छा, उनके ऐसे कहने के पीछे जो सबसे बड़ी वजह थी वो थी S500 का टेस्ट, क्योंकि अपने टेस्ट के दौरान इसने 486 किलोमीटर की दूरी पर एक टारगेट को हिट किया था, जो कि अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड था। S500 एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो इसे S400 का एक रियल सक्सेसर तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कैपेबिलिटी बूस्ट के तौर पर जरूर देख सकते हैं, क्योंकि S400 की तुलना में S500 एक नई इंटरसेप्टर मिसाइल के साथ में आता है, जिसको डिजाइन ही इसलिए किया गया है कि ये बैलिस्टिक मिसाइल्स, एवैक्स या टैंकर्स जो हैं उनको 600 किलोमीटर की दूरी से इंटरसेप्ट कर सके। S500 एयर डिफेंस सिस्टम एक बार में 20 बैलिस्टिक मिसाइल को ट्रैक करने की कैपेबिलिटी के साथ में आता है और एक साथ 10 को ये निशाना भी बना सकता है। तो S500 और S400 जब इंटरलिंक होंगे तो जाहिर सी बात है इनकी लेथैलिटी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन सबसे खास बात यहाँ पर ये है कि भारत अगर S500 को कंसीडर करता भी है तो भारत के लिए रास्ता इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि कई देश ये सोच रहे हैं कि वो सिर्फ S500 एयर डिफेंस सिस्टम की इस इंटरसेप्टर मिसाइल को खरीद लेंगे और उनका काम चल जाएगा। तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि S400 एयर डिफेंस सिस्टम के साथ ये जो नई मिसाइल है इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यानी अगर भारत ये चाहेगा भी खरीदना तो भारत को पूरा S500 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदना पड़ेगा। लेकिन शायद ये चीज़ होती हमें भविष्य में दिखाई ना पड़े, क्योंकि याद होगा आपको हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई थी जब ये कहा जा रहा था कि भारत एडिशनल 2 स्क्वाड्रन जो S400 की हैं उनको खरीदने के बारे में विचार कर रहा है। लेकिन फिर ये रिपोर्ट सामने आती है कि अमेरिकी दबाव के चलते या जिस प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए हैं रशिया पर, उससे बचने के लिए भारत ने उन एडिशनल 2 स्क्वाड्रन को खरीदने का जो विचार है वो त्याग दिया है। और इस समय भारत अपने खुद के जो एक एक्सटेंडेड रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको हम ईरैट के नाम से जानते हैं उस पर काम कर रहा है, जो कि देसी S400 होने वाले हैं। तो आइए जानते हैं ईरैट के बारे में, जो कि आगे चल के S400 या S500 की राह पे रोड़ा बनने का काम जरूर करेगा। DRDO की बात की जाए तो DRDO इस समय एक ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम को विकसित करने में लगा है जो कि S400 के जैसे ही होने वाला है, और उसको हम जानेंगे ईरैट्स के नाम से, यानी एक्सटेंडेड रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के नाम से, जिसकी कैपेबिलिटीज काफ़ी हद तक S400 से सिमिलैरिटीज को शेयर करेंगी। अब अगर हम DRDO की ईरैट्स की बात करें तो इसमें 2 प्रकार के मिसाइल्स हैं। पहला होगा ERSAM, जिसको हम एक्सटेंडेड रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के नाम से जानेंगे, और दूसरा होगा XRSAM, जिसको हम एक्स्ट्रा लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के नाम से जानेंगे। अगर हम ERSAM की बात करें तो ये बराकेट मिसाइल से अलग होने वाला है, जिसके 3 वेरिएंट होंगे, MRSAM, LRSAM और ERSAM। MRSAM को हम लोग मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के नाम से जानते हैं, LRSAM है लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, और जो ERSAM होगी वो होगी एक्सटेंडेड रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। अगर शुरुआती 2 मिसाइल्स की बात करें तो वो ऑलरेडी इस समय सर्विस में है, और जो ERSAM है उसका डेवलपमेंट शुरू किया जा चुका है। ये जो मिसाइल्स हैं इनको प्रोपेल करने के लिए डुअल स्टेज स्मोकलेस पल्स रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसकी सहायता से ये मार्क 3 तक की जो स्पीड है उसको अटेन करने में सक्षम होंगी।
इन मिसाइलों की बात करें तो ये मिड कोर्स गाइडेंस के लिए जीपीएस एस बैंड 2 वे डेटा लिंक का इस्तेमाल करती हैं। वहीं टर्मिनल स्टेज में इनके द्वारा एक्टिव रेडार सीकर का इस्तेमाल किया जाता है। MRSAM की बात करें तो इसको बनाने में 70% इंडिजिनस कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया गया है और इसकी इंटरसेप्शन रेंज और जो एल्टीट्यूड है वो क्रमशः 70 किलोमीटर और 16 किलोमीटर का है। वहीं LRSAM की बात करें तो इसका जो इंटरसेप्शन रेंज और एल्टीट्यूड है वो क्रमशः 100 किलोमीटर और 16 किलोमीटर का है। वहीं अगर हम ERSAM की बात करें जो कि DRDO के इरैट्स का एक अहम हिस्सा होने वाला है, तो इसकी जो इंटरसेप्शन रेंज और एल्टीट्यूड है वो भी 150 किलोमीटर और 30 किलोमीटर का होने वाला है। और ये मिसाइल काफ़ी हद तक अपनी जो सिमिलैरिटीज़ है वो बराक ER मिसाइल से शेयर करेंगी, लेकिन इसे पूरी तरीके से भारत में डिज़ाइन और डेवलप किया जाएगा, वो भी DRDO के द्वारा। तो अब आप समझ सकते हैं कि जो एक्सटेंडेड रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है वो कितनी ज़्यादा घातक होने वाली है और कितनी ज़्यादा कैपेबल होने वाली है, और इसके आने से भारत को किस प्रकार कैपेबिलिटी में बूस्ट मिलेगा वो भी अब आप समझ चुके होंगे। अब अगर हम बात करें DRDO के इरैट सिस्टम की दूसरी मिसाइल जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, वो है एक्स्ट्रा लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी XRSAM। अब अगर हम XRSAM की बात करें तो इसकी इंटरसेप्शन और जो ऑपरेशनल रेंज है वो क्रमशः 350 किलोमीटर और 80 किलोमीटर की होने वाली है। और ये जो मिसाइल सिस्टम है इसकी रेंज अगर हम फाइटर जेट के अगेंस्ट बात करें तो वो 250 से 300 किलोमीटर की होने वाली है। वहीं क्रूज मिसाइल, सी स्किमिंग एंटीशिप मिसाइल, एवैक्स और मिड एयर रिफ्यूलर्स और इसके अलावा अगर हम बैलिस्टिक मिसाइल्स और स्टेल्थ फाइटर्स की बात करें तो उनके अगेंस्ट 350 से 400 किलोमीटर होने वाली है। गौर करने वाली बात यह है कि ये जो मिसाइल है ये बैलिस्टिक मिसाइल को भी टर्मिनल स्टेज में मार गिराने में सक्षम होगी, और इसका जो एक नेवल वेरिएंट है वो भी आगे तैयार किया जाएगा जो कि LRSAM को सप्लीमेंट देने का काम करेगा, या LRSAM के लिए एक सप्लीमेंट का काम करेगा। इस मिसाइल को लेकर के ये उम्मीद की जा रही है कि ये वर्ष 2024 तक ऑपरेशनल हो जाएगी, और इस मिसाइल को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के संपूरक के तौर पर भी देखा जा रहा है। अब आइए बात करते हैं इरैट बैटरी के बारे में कि इस बैटरी में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं और कैसे वो काम करते हैं, और उसके बाद आप समझने में सक्षम होंगे कि क्या इन्हें वाकई देसी S-400 कहना सही होगा या नहीं। आइए इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि हमने अभी आपसे ERSAM और XRSAM की बात करी जो कि इरैट्स की दो प्रमुख मिसाइल होने वाली हैं, अब आइए बात कर लेते हैं दूसरे कंपोनेंट्स के बारे में। जैसे कि प्रत्येक इरैट की फायरिंग यूनिट में 4 इरैट लॉन्चर्स होंगे, एक S बैंड सर्च एंड ट्रैक रेडार होगा, एक X बैंड फायर कंट्रोल रेडार होगा और एक X बैंड मैस्ट माउंटेड रेडार होगा जो कि लो फ्लाइंग टारगेट्स को ट्रैक करने का काम करेगा। प्रत्येक इरैट लॉन्चर में 2 ERSAM और 2 XRSAM मिसाइल्स होंगी, यानी टोटल जो फायरिंग यूनिट है उसमें 8 ERSAM और 8 XRSAM होने वाली हैं, और ये हमेशा रेडी टू फायर कंडीशन में होंगी। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या इनको देसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम कह पाना ठीक है, क्या ये उस चीज़ को जस्टिफाई करती है? तो आइए इस पे भी फाइनल निष्कर्ष देख लेते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई इरैट्स को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से कंपेयर करना सही रहेगा। देखिए यहाँ पर अगर हम कैपेबिलिटी की बात करें तो काफ़ी हद तक सिमिलरिटीज़ तो हैं ही, लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी हैं। जैसे कि S-400 में 4 मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग प्रकार की, जो कि अलग अलग रोल्स के लिए और रेंजेस के लिए इस्तेमाल की जाती है, जबकि इरैट्स में सिर्फ 2 ही मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है जो कि लॉन्ग रेंज और मीडियम रेंज की इंगेजमेंट में यूज़ करी जाएंगी। वहीं अगर हम इरैट्स की रेंज की बात करें तो वो 350 किलोमीटर की होने वाली है, जबकि S-400 की जो रेंज होगी वो 400 किलोमीटर की होने वाली है। हालांकि ये जो स्मॉल कैपेबिलिटी गैप है इसे दूसरे मिसाइल्स की सहायता से या दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम्स की सहायता से पूरा किया जा सकेगा। इसलिए हम फाइनल निष्कर्ष में ये कह सकते हैं कि हाँ, DRDO का जो इरैट है वो काफ़ी हद तक S-400 के साथ सिमिलरिटीज़ को शेयर करता है। हाँ, अब ये बात अगर हम करें कि क्या आने वाले समय में भारत ऐसा कैपेबल प्लेटफॉर्म बना लेगा जो पूरी तरीके से इन एयर डिफेंस सिस्टम को पीछे छोड़ दे, तो जिसमें जी हाँ, इस पर कोई संदेह नहीं है, क्योंकि एक बार जब टेक्नोलॉजी विकसित हो जाती है तो वो लगातार इवॉल्व होती रहती है। और हमें इस चीज़ की आशा भी है कि DRDO आज नहीं तो कल ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम्स का निर्माण अवश्य कर लेगा जो कि अपनी कैपेबिलिटीज़ के मामले में रशिया के S-400 को साथ पीछे भी छोड़ दें। तो यहाँ से अब आप समझ चुके होंगे कि हम ये क्यों बोल रहे थे कि S-400 या S-500 के लिए जो रास्ता है अब वो भारत में आसान नहीं है, क्योंकि भारत खुद से इन एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम का निर्माण कर रहा है और भारत के पास अब वो कैपेबिलिटी विकसित हो रही हैं और वो एक्सपर्टीज़ हमारे पास आ चुकी हैं कि हम भी S-500 या S-400 जैसे जो कैपेबल प्लेटफॉर्म्स हैं उनका विकास कर सकते हैं। और मिसाइल टेक्नोलॉजी का लोहा भारत की पूरी दुनिया मान रही है, और आपने देखा होगा दुनिया के कई देश ऐसे हैं जो कि भारत के द्वारा बनाए गए जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं न सिर्फ उनको कंसीडर कर रहे हैं बल्कि उनको खरीदने के बारे में प्रयास भी उनके द्वारा किया जा रहा है।
जैसे हाल ही में आपने वियतनाम का नाम सुना, आपने इजिप्ट के बारे में सुना। ये सारे वो देश हैं जो इस समय भारत के बनाए एयर डिफेंस सिस्टम्स को खरीदने की इच्छा रखते हैं। तो आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।